फ्रेंड्स, एसआर एकेडमी में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की कोकिला, भारत की पहली महिला गवर्नर सरोजनी नायडू जी के जीवन परिचय के बारे में। और साथ ही हम इस वीडियो में आपको जो बताएंगे उनका जीवन परिचय, उनकी शिक्षा, उनका वैवाहिक जीवन, उनका स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जीवन काल था, उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल के रूप में, उनकी डाक टिकटों पर जो उनका नाम आया किस तरह आया, उनकी प्रसिद्ध कविताएं कौन सी थी, कौन कौन से उन्हें पुरस्कार और उपलब्धियां मिली, भारत की कोकिला उन्हें क्यों कहा जाता है और किस तरह महिला दिवस उनके जयंती के दिन मनाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं सरोजनी नायडू जी के जीवन परिचय के बारे में। तो सरोजनी नायडू जी का जन्म 13 फरवरी 1879 में हैदराबाद में हुआ था। और उनका जो जन्म था एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय जी एक वैज्ञानिक थे और डॉक्टर थे, जो हैदराबाद में रहने लगे थे। जन्म उनका बंगाली परिवार में था और जो बाद में हैदराबाद आके रहने लगे थे, जहाँ वे हैदराबाद कॉलेज के एडमिन थे। साथ ही वे इंडियन नेशनल कांग्रेस हैदराबाद के पहले सदस्य भी बने। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। और सरोजनी जी की माँ वरदा ये कवित्री थी और बंगाली भाषा में कविताएं लिखा करती थी। सरोजनी जी 8 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उनके एक भाई वीरेंद्र नाथ जो क्रांतिकारी थे और जिन्होंने बर्लिन कमेटी नाम की एक मुख्य कमेटी बनाई थी, जो और इन्हें 1937 में एक अंग्रेज ने मार डाला था। और इनके एक और भाई हरदीप नाथ कवि और एक्टर थे। अब बात करते हैं सरोजनी नायडू जी की शिक्षा के बारे में। तो सरोजनी जी जो थी एक बहुत ही प्रतिभावान छात्रा थी। उन्हें उर्दू, तेलुगु, इंग्लिश, बंगाली और फारसी इन सभी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। 12 साल की उम्र में सरोजनी जी ने मद्रास यूनिवर्सिटी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और वहाँ टॉप किया, जिससे उनकी जो बहुत ज़्यादा वाहवाही और नाम हुआ। सरोजनी जी के पिता चाहते थे कि वे एक वैज्ञानिक बने या गणित में आगे पढ़ाई करें, लेकिन उनकी जो रुचि थी वो कविता लिखने में थी। और एक बार अपनी गणित की पुस्तक में 1300 लाइन की कविता उन्होंने लिख डाली, जिससे उनके पिता देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए और उन्होंने इसकी कॉपी बनवाकर सब जगह बंटवाई। वे उसे हैदराबाद के नवाब को भी दिखाने ले गए, जिसे देखकर हैदराबाद के नवाब बहुत खुश हुए और उन्होंने सरोजनी जी को विदेश भेजने के लिए स्कॉलरशिप दी। आगे की पढ़ाई को पूरी करने के लिए वे लंदन के किंग कॉलेज चली गई और कॉलेज में पढ़ाई के दौरान भी सरोजनी जी की रुचि जो थी वो कविता लिखने और पढ़ने में रही। ये रुचि उन्हें अपनी माता से विरासत में मिली थी। अगर हम बात करें उनके वैवाहिक जीवन के बारे में, तो सरोजनी जी ने 19 साल की उम्र में विवाह कर लिया था। और उनके जो पति थे डॉक्टर गोविंद राजुले नायडू, ये गैर ब्राह्मण थे और इन दोनों की मुलाकात उनकी कॉलेज की पढ़ाई के दौरान हुई थी। कॉलेज ख़त्म होते होते दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। और जो ये थे डॉक्टर गोविंद राजुलू, ये गैर ब्राह्मण थे और पेशे से एक डॉक्टर थे। 19 साल की विवाह में दोनों का विवाह हो गया था। अंतर्जातीय विवाह था, जो कि उस दौर में बिल्कुल मान्य नहीं था। एक तरीके से उस समय एक क्रांतिकारी कदम था कि एक अन्य जाति में शादी करें, एक गुनाह से कम नहीं था। समाज की चिंता ना करते हुए भी उनके पिताजी ने अपनी बेटी की शादी को मान लिया, मगर उनके पिताजी ने किसी की चिंता नहीं की थी और उनका पूरा सहयोग दिया। उनका वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा सुखमय रहा और इस शादी से उन्हें 4 संतान उत्पन्न हुई, जो जयसूर्या, पदमजा, रणधीर और लीलामणि। उनकी बेटी जो पदमजा थी वो भी सरोजनी जी की तरह ही कवित्री बनी, साथ ही साथ राजनीति में भी उतरी और 1961 में पश्चिम बंगाल की गवर्नर बनी। अब इनके हम बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में इनका जो करियर रहा। 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुई। इस आंदोलन के दौरान वो गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, सीपी रामास्वामी अय्यर, गांधी जी, नेहरू जी, इन सब से मिली। और एक दिन गोपाल कृष्ण गोखले ने इनसे कहा कि वे अपनी कविताओं में कुछ ऐसा काम करें जो लोगों के बीच क्रांतिकारी का जो स्वतंत्रता की सेनानी की लड़ाई में उनके अंदर क्रांति लेके आए लोगों के अंदर।
और इस तरह से उन्होंने ऐसा ही किया और महिलाओं का अधिकार के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई और राज्य स्तर से लेके छोटे छोटे शहरों तक हर जगह महिलाओं को जागरूक किया। 1916 में वे महात्मा गांधी से मिली, जिसके बाद उनकी सोच पूरी तरह से बदल गई। उन्होंने अपनी पूरी ताकत देश को आज़ाद कराने में लगा दी। देश में जगह जगह घूमी और इस तरह घूमी मानो किसी सेना का सेनापति निरीक्षण में गया हो। जहाँ जहाँ भी वे गई वहाँ वहाँ उन्होंने लोगों को देश की आज़ादी के लिए जागरूक किया। 1925 में सरोजनी नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनने के लिए खड़ी हुई और जीतकर पहली बार महिला अध्यक्ष बन गई। देश की आज़ादी उनके दिल व आत्मा में पूरी तरह भर गई थी। सरोजनी जी ने गांधी जी के अहिंसावादी बातों को माना और उन्हें लोगों तक पहुंचाया। 1930 में सरोजनी जी ने गुजरात में गांधी जी के नमक सत्याग्रह में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जब 1930 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तब सरोजनी जी ने ही गांधी जी की जगह काम किया और पूरी तरह से कमान संभाली। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के साथ उन्हें जेल भी जाना पड़ा और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्हें 21 महीने के लिए जेल में रहना पड़ा और बहुत सारी यातनाएं भी सहनी पड़ी। अब बात करते हैं उनके उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनने के बारे में। तो अपनी लोकप्रियता और प्रतिभा के कारण भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वे उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी। यूपी जो है विस्तार और जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रांत था। उस पद को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं अपने आप को कैद कर दिए गए जंगल के पक्षी की तरह अनुभव कर रही हूँ, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इच्छा को टाल न सकी और उन्होंने राज्यपाल बनने के लिए हामी भर दी और लखनऊ में जाकर बस गई और वहाँ अपने गौरवपूर्ण व्यवहार के द्वारा अपने राजनीतिक कर्तव्यों को भी निभाया। अब डाक टिकटों के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से उनके डाक टिकट जारी किए गए। श्रीमती एनी बेसेंट की प्रिय मित्र और गांधी जी की प्रिय शिष्या सरोजनी नायडू ने अपना सारा जीवन देश के लिए अर्पण कर दिया। 2 मार्च 1949 को ऑफिस में कार्य करते हुए अचानक उन्हें हार्ट अटैक हुआ और हृदय गति रुक जाने से उनका देहांत हो गया। 13 फरवरी 1964 को भारत सरकार ने उनकी जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में 15 नए पैसे का एक डाक टिकट भी उनके नाम जारी किया। आइए इनकी प्रसिद्ध कविताओं के बारे में जान लें। सरोजनी जी ने शादी के बाद भी अपना काम जारी रखा, अपना कविताएं लिखने का काम जारी रखा। सुंदर सुंदर कविताएं लिखी, उन्हें लोग गाने के रूप में भी गाते थे। 1905 में उनकी कविता बुलबुले हिंद प्रकाशित हुई और उसके बाद सब उन्हें एक कवित्री के रूप में भी जानने पहचानने लगे। इसके बाद से लगातार उनकी कविताएं प्रकाशित होने लगी और उनके बहुत सारे प्रशंसक बन गए और इस लिस्ट में जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान लोग भी थे। वे इंग्लिश में भी कविताएं लिखा करती थी, लेकिन उन कविताओं में भी उनकी भारतीयता की झलक मिलती थी। इनकी प्रसिद्ध कविताओं में दमयंती 2, नाला इन द आवर ऑफ एक्साइल, एक्सेस्ट्री, इंडियन डांसर, द इंडियन, इंडियन लव सॉन्ग, इंडियन वेवर्स, द फॉरेस्ट, राम मुराथम, नाइटफॉल सिटी इन हैदराबाद, पॉलनकिन बियरर्स, सती, द सोल प्रेयर, स्ट्रीट काइज, ये सब आदि मुख्य रूप से शामिल हैं जो कि उस समय बहुत ज़्यादा लोकप्रिय रही। अब इनके पुरस्कार और उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं। सरोजनी नायडू जी पहली महिला थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी और किसी राज्य की राज्यपाल बनी थी। तो 1928 में इन्हें सरोजनी नायडू जी को हिंद केसरी पदक से सम्मानित किया गया था और इसके बाद द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग्स, द स्पेक्टर्ड फ्लूट, सॉन्ग ऑफ इंडिया, इन सभी नामों की इन्हें उपाधि मिली। इन सभी नाम से लोग इन्हें जानते थे। यहाँ तक कि सरोजनी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना की जीवनी को हिंदी मुस्लिम एकता के राजदूत का शीर्षक भी दिया था। चलिए जानते हैं सरोजनी नायडू जी को भारत की कोकिला क्यों कहा जाता है। सरोजनी नायडू जी को भारत की कोकिला नाम भारत के लोगों ने ही दिया था और यह नाम उन्हें उनकी सुरीली आवाज़ में अपनी कविताओं का पाठ पढ़ने के लिए दिया गया था। उनकी कविताओं में एक अलग ही तरह का भाव होता था जो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता था और लोग उसे बहुत पसंद करते थे। अपनी मधुर वाणी, सुंदर कविताओं
और प्रभावशाली भाषण के कारण ही वो भारत कोकिला और भारत की बुलबुल कहलाती हैं। सरोजनी नायडू जी की जयंती को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरोजनी नायडू जी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में महिलाओं और बच्चों के लिए बहुत ही अहम कार्य किए थे। यही वजह है कि उनका नाम उस दौरान भी काफ़ी चर्चित रहा। सरोजनी नायडू जी एक महिला होते हुए भी एक राज्य की राज्यपाल बनी, इसलिए उनके जन्मदिन के दिन को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह दिन आज भी लोग महिलाओं को समर्पित करके मनाते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर किसी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।